चलिए ईथर स्टार्ट किया जाए। ईथर रह गया था ना, ROR। अगर दोनों कार्बन चेन सेम होती है तो बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों कार्बन चेन होगी तो ईथर को क्या, वो कैसा ईथर बोलोगे? सिमेट्रिकल बोल दिया जाएगा। अरे, और अगर दोनों कार्बन चेन डिफरेंट होगी तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम ईथर का लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। जो स्मॉलर कार्बन चेन होगी उसको लिखते हैं एल्कोक्सी, और जो बड़ी कार्बन चेन होती है उसको लिखते हैं एल्केन। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3OCH3, तो किसी भी एक को एल्कोक्सी लिख दीजिए और किसी को एल्केन लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखे हम, तो इसको लिख सकते हैं मिथॉक्सी, और एक कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? मीथेन। अगर दो कार्बन डिफरेंट कार्बन चेन है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो छोटे वाले को एल्कोक्सी लिखेंगे। ये एक कार्बन चेन है तो इसको एल्कोक्सी, और इसको क्या लिखोगे? बड़ी कार्बन चेन को एल्केन। तो एल्कोक्सी हो गया आपका एक कार्बन का मिथॉक्सी, और एल्केन की जगह पे आ गया इथेन। ये IUPAC नेम है ईथर के। जनरल नेम अगर बात करो तो जनरल नेम बोलते हैं, जैसे ये 2 मिथाइल है ना, तो इसको बोल देंगे डाई मिथाइल ईथर। ये जनरल नेम है डाई मिथाइल ईथर, और इसमें मिथाइल इथाइल है तो इसको लिखते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। ये जनरल नेम है इथाइल मिथाइल ईथर। जो ग्रुप है उनका नाम लिख दीजिए और ईथर लिख दीजिए। ईथर की अगर बात करो, नोट कर लिया आपने? ईथर की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बनाता है ये। तो इस ऑक्सीजन की अगर बात करो तो इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसका जो स्टीयरिक नंबर Z होता है वो आता है 4। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के हिसाब से स्टीयरिक नंबर क्या आ जाएगा? 4। और अगर इस स्टीयरिक नंबर के हिसाब से ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो दैट विल बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 में आपको पता है कि बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, लेकिन क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप बड़े बड़े होते हैं, इन एल्काइल के बीच में रिपल्शन होता है। तो अगर हम एग्जांपल लें डाई मिथाइल ईथर का, डाई मिथाइल ईथर का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे एग्जांपल में जो बॉन्ड एंगल रिपोर्ट हुआ है वो 111 डिग्री, 111 डिग्री बॉन्ड एंगल है। जबकि sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री होता है। ये बॉन्ड एंगल ज्यादा इसलिए है क्योंकि बल्कि जो मिथाइल ग्रुप है इनके बीच में रिपल्शन होता है। बल्कि मिथाइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से क्या हो जाता है?
बढ़कर 111 तक चला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है 1 डिग्री। मिथॉक्सी मीथेन में ये रिपोर्टेड है। एक बार असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आया है कि वाटर हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड डाइमिथाइल ईथर हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीजन एटम, बट ईथर हैव ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन वाटर। उसका रीजन पूछा था, तो रीजन क्या होगा, जो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हैं उनके में क्या होगा आपस में रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। वाटर में तो 105 ही होता है, 104.5। चलिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा कह सकते हैं, वाटर की तरह ही बोल सकते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके का वाटर का स्ट्रक्चर होता है, शेप कैसा होता है वाटर, वाटर का शेप बेंड शेप। तो ईथर भी कैसा होता है, बेंड शेप। वाटर भी बेंड शेप है, ईथर भी बेंड शेप इज बेंड, इनवर्स वी कह सकते हैं। नोट हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है वही सबसे पहले करा देते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें RONA अटैक करता है हेलो एल्केन के ऊपर, RONA अटैक करता है हेलो एल्केन के ऊपर और ROR बन जाता है, NaI अलग हो जाता है। RONA अटैक करेगा RI के ऊपर या RX के ऊपर, RX भी लिख सकते थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RONA रिएक्ट विद RX, ROR बनाएगा। ये है विलियमसन सिंथेसिस। रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SN2। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, SN2। और आपको पता है SN2 मैकेनिज्म में एल्काइल हैलाइड किस तरीके का होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड किस तरीके का होना चाहिए। इस रिएक्शन में ये है आपका रिएक्टेंट और इससे मिलेगा RO माइनस, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्टेंट में R किस तरीके का होना चाहिए, SN2 कौन अच्छा देता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। R अगर 1 डिग्री है तो अच्छा होगा, यानी कि हेलो एल्केन का SN2 रिएक्शन है ना, तो RX में R जो होना चाहिए 1 डिग्री होगा, तो क्या होगा, बेटर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख देते हैं, ROR से कंफ्यूजन होगा। यानी RX में आपको ध्यान रखना है कि R अगर 1 डिग्री है तो सबसे अच्छा रेट होगा,
जैसे अगर मिथाइल है तो सबसे बढ़िया, मिथाइल है तो उससे कम, फिर 2 डिग्री ले लो। SN2 इन जनरली 3 डिग्री में हो नहीं पाता है, दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। स्टीयरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को ध्यान रखना है SN2 में, नोट कर लिए। पूछते हैं विलियमसन सिंथेसिस में RX में जो R ले रहे हो वो कैसा लें तो अच्छा रिएक्शन होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो सबसे अच्छा 1 डिग्री लेंगे तो होगा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर लास्ट में क्या आएगा सीक्वेंस में, 3 डिग्री। हेलोजन में तो आपको पता ही है, नोट कर लिया सबने। इफ वी टेक 3 डिग्री देन एलिमिनेशन, 3 डिग्री लोगे तो एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस कम ही। 3 डिग्री ले लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, जैसे आपने मान लो ले लिया C2H5ONA के साथ CH3, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो यहाँ पे SN2 ना होकर के क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, इसमें हेलोजन हटेगा अल्फा से और बीटा से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये अल्फा, ये बीटा, एल्कीन बन जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री तक तो ठीक है, 3 डिग्री में क्या होने लगेगा, बेस की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में एलिमिनेशन। तो एल्काइल हैलाइड में एल्काइल शुड नॉट बी बल्की, एल्काइल बल्की लोगे तो दिक्कत। अगर आप RONA ले रहे हो, ये लिया है आपने RONA, इसमें अगर आपने R बल्की ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, SN2 होगा आराम से। न्यूक्लियोफाइल के R के बल्की होने से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत किसके बल्की होने से आएगी, क्योंकि अटैक करने के लिए साइट नहीं मिलेगी ना, अगर आपने रिएक्टेंट में ले लिया तो। एल्काइल हैलाइड में, हेलो एल्केन में अगर ले लिया 3 डिग्री तो अटैक करने के लिए साइट नहीं मिलेगी। पॉइंट क्लियर है, पक्का। तो विलियमसन सिंथेसिस का वो पूछते हैं आपसे ऑर्डर, क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया इसमें उन्होंने, हम बनाना चाहते हैं
ये प्रिपेयर करना है। ये अगर प्रिपेयर करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के दो प्रोसीजर ले सकते हो आप। ऐसा कर सकते हो कि CH3X ले लो, ये ले लो, या दूसरा प्रोसीजर ये हो सकता है दो प्रोसेस हो सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस में। ONA वाला कंपाउंड रिंग वाला भी लिया जा सकता है और ONA वाला कंपाउंड स्ट्रेट चेन वाला भी ले सकते हैं। एल्काइल हैलाइड एक में रिंग वाला लिया और एक में स्ट्रेट चेन में। ठीक है, बेटर प्रोसीजर कौन सा होगा ये पूछा गया आपसे। रिएक्शन यही है, बेटर कौन सा होगा। प्रिपेयर करना है ईथर, ऊपर जो कंपाउंड दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला बेटर होगा या सेकंड वाला बेटर होगा प्रोसेस। फर्स्ट वाला क्यों बेटर है? कौन बल्कि नहीं है ज्यादा? RX बल्कि नहीं है ना। और सेकंड वाले में एक दिक्कत ये भी आएगी कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, ये वाले में ये ONA तो फटाफट से टूट जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसलिए ये वाला पाथ क्या है, बेटर। फर्स्ट पाथ विल बी बेटर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दोनों से बना सकते हो, पर फर्स्ट पाथ क्या होगा, बेटर। इसमें सेकंड वाले में RX नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? ये हेलो एरिन नहीं है, दिखाई दे रहा आपको RX? ऐसे करेंगे? बोलिए। कौन कौन से ईथर इससे नहीं बन सकते हैं? आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे, विलियमसन सिंथेसिस से कौन कौन से ईथर नहीं बनेंगे। ईथर नॉट प्रिपेयर, कौन कौन से ईथर नहीं बनेंगे? ROR, अगर दोनों R ले लो 3 डिग्री, दोनों R 3 डिग्री ले लो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एलिमिनेशन हो जाएगा। 2 डिग्री भी उतना अच्छा नहीं बनता है, दोनों R अगर 2 डिग्री भी ले लो तो भी नहीं बनता।
दोनों आर अगर आप एराइल ले लीजिए तो भी दिक्कत है। दोनों आर अगर एराइल ले लोगे तो क्या होगा, दोनों आर अगर आपने ले लिया बेंजीन रिंग तो भी दिक्कत है, तो भी नहीं बन पाएगा इस प्रोसेस, है ना। मतलब विलियमसन सिंथेसिस से ये बनाना मुश्किल है। तीसरा केस भी मुश्किल है, आर आर, एक 3 डिग्री एक 2 डिग्री, मतलब 3 2 में दिक्कत है। 1 डिग्री ले गो हेलोकेन तो ठीक है, 3 2 में दिक्कत है, क्योंकि 3 2 में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आएगा, वो प्रॉब्लम। ये ईथर नहीं बन पाएगा, दोनों एरोमेटिक रिंग ले लोगे तो ईथर नहीं बन पाएगा ये वाला। एनसीईआरटी कोई लाया, कोई एनसीईआरटी लाया है? नहीं, चलो। सेकेंड मेथड एल्कोहल से बनाएंगे, एल्कोहल से बनाया भी था हम लोगों ने पहले। एल्कोहल की रिएक्शन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई थी, एल्कोहल से ईथर बना रहे हैं, C2H5OH की रिएक्शन हमने करा दी थी H2SO4 से। टेम्परेचर एक था 110, एक था 140, एक था 170। 140 पे बन रहा था ईथर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता था, ईथर। 140 पे बन जाएगा ईथर। क्या नहीं बने, तो भी नहीं बनेगा, रिएक्टिविटी बहुत लो होती। थर्ड रिएक्शन है, अगर C2H5Br की रिएक्शन करा दो Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से हीट कर दो Ag2O से, तो रिएक्शन से ईथर बन जाता। AgBr अलग हो जाता है। मेन रिएक्शन इसमें था विलियमसन सिंथेसिस और दूसरा था एल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। ये साइड रिएक्शंस हैं, Ag2O से भी बना सकते हो। अभी तुम्हारे पेपर में इसी का मैकेनिज्म आया था ना, ये वाले रिएक्शन का। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का आया था इनके पेपर में, सारांश के। याद नहीं है, पेपर अच्छे से नहीं दिया था। कल ही तो अपन डिस्कस कर रहे थे, इसकी मैकेनिज्म आई हुई है। क्या क्या कह रहे हो, एल्कोहल की रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा दो Al2O3, Al2O3 को बोलते हैं एल्यूमिना, तो इससे भी ईथर बन जाता है ROR। डिहाइड्रेशन होता है, H2SO4 से भी डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, और Al2O3 से भी होता है। Al2O3 is also act as dehydrating agent। इम्पोर्टेंट हो तो बताएं।
ये वाला तो कहीं पूछा गया। डाईएजोमीथेन ROH एल्कोहल होता है, एल्कोहल के ऊपर डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन इज CH2N2, इसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल के ऊपर रिएक्शन कराते हैं डाईएजोमीथेन का BF3 की प्रेजेंस में। तो ये जो RO है ये यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, ये जो CH2 है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है आपका ईथर। और एक अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर N2, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और ईथर बन जाता है। ये छोटे मोटे मेथड है, मतलब इनसे यील्ड बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेथड तो है। सिक्स्थ मेथड है आपका लोअर हेलोजिनेटेड ईथर, बना रहे हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कभी पूछा है इन्होंने, कहीं तो पूछा है, याद ही नहीं आ रहा मुझे कहाँ, मेन से पूछा है। ROCH2X XMgR-, इससे बना रहे हैं ROCH2। इससे देख लो आप, ध्यान से देखो, इसमें मान लो यहाँ पे आपने ले लिया ये कंपाउंड, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये एक ईथर ही है, ये क्या है, एक ईथर है, हेलोजिनेटेड ईथर है, हेलोजन, इस पे एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाओ, तो इसको बोलोगे लोअर हेलोजिनेटेड ईथर। लोअर क्यों बोल दिया, इसमें कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है। अब आपने इसके रिएक्शन RMgX से करा दी, RMgX के R में जितने कार्बन थे वो Cl हटा के आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर देखो तो कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया, ईथर, यानी एक हेलोजिनेटेड ईथर से हमने बड़े ईथर में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो वैसे मेन मेथड तो नहीं कहेंगे, लेकिन साइड मेथड है छोटे ईथर से बड़ा ईथर बनाने। और RMgX आ गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दो कार्बन का हेलोजिनेटेड ईथर था, उससे हमने क्या बना लिया, 4 कार्बन का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म है इसके। ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब शुरू करते हैं इसके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इजी इजी सी है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पहले कराएंगे, एक ही बहुत बार पूछते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। एक प्रॉपर्टी बहुत पूछते हैं बार बार, रिएक्शन विद HI, HI से रिएक्शन,
ईथर की HI से रिएक्शन, ईथर की HI से रिएक्शन होती है ROR। HI से अगर रिएक्शन करेगा तो एक R जो होता है वो I से एसोसिएट हो जाता है और एक जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, RO जो होता है वो H से एसोसिएट हो जाता है, तो अल्कोहल बनता है और हेलो अल्कोहल बनता है। और दूसरा बनता है आयोडो एल्केन। जितना सिंपल ये रिएक्शन दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा दिख रहा है कि एक R जो होगा, एक R H से एसोसिएट हो जाएगा, एक R I से एसोसिएट होगा, पैटर्न तो यही रहेगा। लेकिन इसमें डिपेंडेंसी है 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की। R किस तरीके का है उसके ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से I या H जुड़ता है। चलिए बता देते हैं कैसे कैसे। कितने केसेस हैं? केस 1 2 3। हाइड्रोजन आयोडाइड HI के नाम में क्या है? HI तो इजी है। चलो इसके केसेस लिख लेते हैं, इसमें कितने केस हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए SN2। मेजर वे में तो इसका जो मैकेनिज्म है वो SN2 है, कहीं कहीं पे जाके SN1 भी हो जाएगा, तो कहाँ पे SN1 होगा वो बताएंगे आपको अलग से। केसेस लिखते हैं। केस 1, केस नंबर 1, if 1R is 1 degree and if 1R is 1 degree and other is 2 degree, other is 2 degree, then SN2, तब रिएक्शन कैसा होगा? SN2। एक R 1 डिग्री है और एक R कैसा है? 2 डिग्री। जैसे मान लीजिए एक तरफ R ये कैसा है? 1 डिग्री कह सकते हो इसको, और इस R को क्या कह सकते हो? जब 1 डिग्री और 2 डिग्री होंगे तो मैकेनिज्म क्या होगा? SN2। किसको जोड़ना है अपने को? किसको जोड़ना है? HI को, है ना? तो HI को जोड़ रहे हो तो I माइनस आके जुड़ेगा, I माइनस को जुड़ना है, तो I माइनस को अगर जुड़ना है तो I माइनस किस पे जुड़ना प्रेफरेंस में रहेगा? अगर SN2 है तो 1 डिग्री वाले पे I माइनस जुड़ना चाहेगा, है ना? इसमें से किसको जाना है? I माइनस जाके अटैक करने वाला है, तो I माइनस किस पे अटैक करेगा? 1 डिग्री पे। तो इसका मतलब CH3I बन जाएगा और इधर वाला जो पोर्शन होगा उसको क्या मिलेगा? H। कोई समस्या हो तो बोलें। एक है 1 डिग्री, दूसरा है 2 डिग्री, मैकेनिज्म विल बी SN2। जो 1 डिग्री है उस पे I माइनस जाके जुड़ेगा, ठीक है। केस नंबर 2 पे आते हैं। हो गया? नोट कर लिया सबने?
केस नंबर 2 लिखिए, इफ 1 एल्काइल इज 3 डिग्री, एक एल्काइल 3 डिग्री है, देन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया, जैसे ही 3 डिग्री दिखे आंखें चमक जानी चाहिए आपकी, कौन सा मैकेनिज्म आएगा, SN1। 3 डिग्री दिखते ही क्या होना चाहिए, SN1। SN1 में I माइनस कहां पे जाके छुटता है, जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, दोनों कार्बन चेन को तोड़ दो, जिधर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है उधर ही तो बात अच्छी बनेगी। इधर से तोड़ोगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इधर से तोड़ोगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो जिधर से 3 डिग्री होगा मैकेनिज्म हो जाएगा SN1, वहां पे क्या लगा देंगे, क्या अटैच कराएंगे, I माइनस, बाकी पे क्या आ जाएगा, H, तो अल्कोहल बन जाएगा बाकी वाला। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, नीचे लिख लीजिए लिमिटेशन ऑफ केस 2। केस 2 की क्या लिमिटेशन है, केस 2 की एक ही लिमिटेशन है, इफ रिएक्शन इज इन वाटर, अगर वाटर है मीडियम, या लिख लीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN1, मतलब ये SN1 की कंडीशन किस में फॉलो हो रही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर सॉल्वेंट नहीं लिखा है किसी रिएक्शन में तो सॉल्वेंट क्या मानते हैं, वाटर ही मानते हैं, तो वाटर तो पोलर प्रोटिक है। और अगर इस रिएक्शन में कहीं सॉल्वेंट मेंशन कर दिया जो पोलर ए प्रोटिक है, इफ रिएक्शन इज इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तब इसको क्या होना पड़ेगा, यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो सॉल्वेंट के बारे में भी सोचना है। अगर सॉल्वेंट नहीं लिखा है तो मतलब वाटर है, तो SN1। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक है, वाटर के अलावा भी कोई पोलर प्रोटिक हो सकता है, तो SN1। अगर कोई और सॉल्वेंट है जो पोलर ए प्रोटिक है तो केस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, SN2। इन जनरली लिख के नहीं देते हैं तो वाटर ही माना जाता है, तो क्या लगाते हैं हम लोग, SN1 ही लगा देते हैं। 3 डिग्री जैसे ही दिखेगा वैसे ही यहाँ पे किसका अटैक करा दोगे, I का, और इधर क्या जोड़ दोगे, H। ऐसे टूटता है, इधर I इधर H। हाँ 3 डिग्री है तो ये उस सॉल्वेंट की वजह से SN2 हो रहा है, मतलब मैकेनिज्म ही रिवर्स। तो I दूसरे पे अटैच करा दो और H ये वाले पे, मतलब टर्शियरी अल्कोहल बना दो, एक से अल्कोहल बन रहा है, एक से हेलो एल्केन बन रहा है। केस नंबर 3,
इन केस ऑफ एल्काइल एराइल ईथर, मतलब एक जो R है वो बेंजीन रिंग है और एक है आपका एल्काइल ईथर, है ना। तो वन प्रोडक्ट इसमें फिक्स है, एक प्रोडक्ट बनना है फिनॉल। आंख बंद करके क्या बना दीजिए, फिनॉल बना। मतलब ईथर में अगर बेंजीन रिंग दिखाई दे रही एक तरफ, तो इसको क्या मिलना है, H, और इसको क्या मिलना है, I, ये फिक्स है। अगर बेंजीन रिंग है तो एक प्रोडक्ट क्या बनना है, फिनॉल, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा, I मिलेगा। लिखिए क्या कर रहे हैं। केस नंबर 3, अगर एल्काइल एराइल ईथर है तो प्रोडक्ट फिक्स है, हेलो एल्केन और फिनॉल। एल्कोहल ना बन के क्या बनेगा, केस नंबर 4, if बेंजाइल एल्काइल ईथर, एक ग्रुप बेंजाइल है और एक ग्रुप क्या है, एल्काइल। if बेंजाइल एल्काइल ईथर then and alkyl is 1 डिग्री, एक ग्रुप बेंजाइल है एक ग्रुप एल्काइल है और एल्काइल की कंडीशन क्या है, 1 डिग्री, देन फॉलो SN1, मतलब दोनों तरफ से कार्बोकेटाइन बना के देखेंगे, जिस तरफ स्टेबल होगा उस तरफ ही I माइनस जोड़ना है, दूसरी तरफ क्या जोड़ना है, H जोड़ना है ना। बेंजाइल ग्रुप तो आपको पता ही है कौन सा होता है, ये कंडीशन लिख ली। जैसे मान लो ये, ठीक, ये बेंजाइल हो गया, ये एल्काइल हो गया, तो बेंजाइल एल्काइल ईथर हो गया। और एल्काइल कैसा है यहाँ पे, 1 डिग्री है, ठीक। अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म हमको फॉलो करना है HI के लिए, SN1। जब इधर से कार्बोकेटाइन बनाओगे तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा और इधर से बनाओगे तो क्या बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। 2 कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है, इधर से बनाओगे तो ये बनेगा और इस तरफ से बनाओगे तो ये बनेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी इसमें है ना। तो जहां स्टेबिलिटी है उसी पे क्या जुड़ेगा, उस पे क्या जोड़े, I माइनस, नीचे बड़ा बड़ा नोट लिखिए स्टार बना के, डाई एराइल ईथर never cleaved by HI,
HI से नहीं टूटते हैं डाई एराइल ईथर। डाई एराइल का मतलब है दो बेंजीन रिंग से जो जुड़े हैं, इनका रिएक्शन HI से नहीं होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बन सकते, और मेथड से तो बन ही सकते हैं। ब्रेक होना है, HI से टूटी तो रहा है ये ईथर, तो इनकी रिएक्शन HI से नहीं होगी। क्रॉस का मतलब इनका रिएक्शन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट पे आ सकता है आपका, ये स्टेटमेंट आ सकता है। नेवर और समटाइम्स में घुमा सकते हैं। नेवर लिखेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, समटाइम्स लिखेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। HI से रिएक्शन नहीं हो सकता इसका, ये नहीं तोड़ पाता है, HI इसको नहीं तोड़ पाता। क्लीव्ड का मतलब है टूटना, ये तोड़ ही तो रहा है, रिएक्शन हो रही तो तोड़ रहा है ना इधर को। हो गया पक्का। स्टार बना के एक पॉइंट और ऐड करो, स्टार बनाइए, एक पॉइंट लिखिए। इफ एक्सेस ऑफ HI अगर रिएक्शन में लिखा है एक्सेस में, if excess of HI is used then alcohol is also converted into RI। अगर आप एक्सेस ले लोगे तो क्या होगा, जैसे आपने लिया ROR की रिएक्शन करा रहे हो HI से, बट HI आपने किस में ले लिया है, एक्सेस में। तो वैसे क्या होता था, एक पोर्शन पे अल्कोहल बनता था, एक R से RI बनता था। अब की बार दोनों R से क्या बन जाएगा, RI, क्योंकि पहले स्टेप में जो अल्कोहल बनेगा फिर से उसको I भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दोनों क्या बन जाएंगे, R। अब की बार दो बार सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो अल्कोहल बनता है वो अल्कोहल OH हट जाएगा और I उसकी जगह पे आ जाएगा। जब HI लोगे एक्सेस में, रिएक्शन में अगर लिखा है HI एक्सेस में, तो ध्यान देना है अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू RI, है ना, हेलो एल्केन, आयोडो एल्केन। क्लियर है, ये इथर है ना, इसकी रिएक्शन करा दी HI एक्सेस। ऐसे टूटता तो दोनों तरफ बराबर है, किसी एक तरफ से टूट जाता, एक तरफ से OH बनता, एक को H दे देते, एक को I दे देते, है ना, तो रिंग टूट जाती, एक तरफ OH और एक तरफ क्या बन जाता, I बन जाता। अभी क्या होगा, दोनों तरफ क्या बनेगा, I बनेगा। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो रिंग क्या होगी, यहां से टूट के खुलेगी। जब खुलेगी तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, I। देख पा रहे हो, यहां से खुलेगी रिंग, I, यहाँ पे इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे I आ गया, और ये जो O है इसके ऊपर क्या आ गया, H आ गया।
पहले स्टेप में तो ये रिएक्शन हुई, फिर क्योंकि HI आपने एक्सेस में लिया तो अब जो OH बना है वो भी क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में। दोनों तरफ I बन गया। क्लियर है? बोलिए, फाइनल प्रोडक्ट दोनों तरफ I है। साइक्लिक ईथर है तो बीच में से टूट जाता है। कोई समस्या हो तो बोलिए। बच्चा पार्टी, HI की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। ईथर में अक्षिता हो गया? चलिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अब छोटी मोटी बातें करते हैं। ये क्या था? इंपॉर्टेंट था, HI का रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अब हम लोग करेंगे क्या? छोटी मोटी बातें। जीजल मेथड करा देते हैं आपको, जीजल 11th की। अच्छा NCERT नहीं है अपने पास। बाहर देखो, कोई 11th का बच्चा बैठा है उसके पास NCERT। एक जय करके बच्चा होगा उसके पास। उसका स्कूल एग्जाम चल रहा है, लेके आया। जय को सब जानते हैं, पॉपुलर हो गया अपने कोचिंग। अच्छा है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता। आ गई? GOC वाला चैप्टर तो सेकंड में है ना। चलो अभी दे देंगे इसको। सेकंड नहीं होगी उसको, सेकंड चल नहीं देगा। चलो रहने दो, कोई नहीं। सॉल्ट फॉर्मेशन, ईथर जो है एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। ईथर एसिड के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे देखिए। जैसे मान लो हमारे पास है C2H5O C2H5, ये ईथर है, इससे रिएक्शन करने आया HCl। ठीक, तो HCl आपको पता है ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ऐसे तो होगा नहीं, ये होगा H+ और Cl- के फॉर्मेट में। तो H+ को ये जोड़ लेता है। H+ इज अ गरीब आदमी, आपको पता ही है। H+ को कौन जोड़ लेगा? कौन जोड़ेगा? ईथर का ऑक्सीजन, है ना। और इसके साथ Cl- भी साथ साथ में रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट। ईथर का क्या बन जाएगा? O+ के बगल में Cl- लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग Na+Cl- लिखते हैं ना, वो HCl ऊपर लिख दिया है ना, ऐसे ना। ये सॉल्ट है। H जुड़ गया ऑक्सीजन के ऊपर और Cl- अलग से जुड़ गया। इस कंपाउंड का नाम होगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया, डाई इथाइल ऑक्सोनियम
क्लोराइड, डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। सेम रिएक्शन H2SO4 से करके बता दो जल्दी से, देखें तुम्हें समझ आए कि नहीं। H2SO4 से कर दो। H2SO4 को तोड़ देना H प्लस और HSO4 माइनस। करके बताओ रिएक्शन, आप लिखो। H2SO4 को तोड़ना है H प्लस और HSO4 माइनस में। बना लिया। ये कैसे बन जाएगा? C2H5 ओ C2H5, ये तो है ही है। इस पे H जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे HSO4 माइनस, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या सोचते हो आप? क्या रख सकते हैं हम लोग? डाईइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाईइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। HSO4 माइनस को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये सॉल्ट बन रहा है, अगर इसको वाटर से फिर से ट्रीट कर दो तो जो ओरिजिनल ईथर था वही मिल जाएगा। ओरिजिनल ईथर क्या था? वाटर से रिएक्शन करा दो तो ओरिजिनल ईथर मिल जाता है। सॉल्ट तो बनाता है मिनरल एसिड से, लेकिन वाटर से रिएक्शन कराओ तो ओरिजिनल हो गया। जीसेल मेथड करा दे, इतनी देर से करा रहे हैं, आप करा ही दे। जीसेल मेथड, जीसेल 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 मेथड, जीसेल मेथड शॉर्ट में कराएं। बुक में तो बड़ा लंबा, बुक में तो बहुत लंबा लिखा हुआ है। जीसेल पढ़ा है आपने कहीं? नहीं पढ़ा? क्यों? जीओसी वाला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा नहीं है? जीओसी वाला चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो कब पढ़ोगे? लिख लीजिए, इट इज अ मेथड,
It is a method to determine number of methoxy group in ether. कोई ईथर जिसमें मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी ग्रुप का नंबर पता लगाने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है, जीजेल मेथड को, है ना। होता क्या, प्रोसीजर देख लो। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ कंपाउंड विद HI। जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसको हीट करोगे किसके साथ, HI के साथ। उस कंपाउंड को हीट कर दोगे HI के साथ। इससे क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। और इस एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन हम लोग कराएंगे AgNO3 के साथ, तो बन जाएगा AgI। इसका हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। इसमें है क्या डीजल में, जी ये जीजल कंप्लीट करा ले, जीजल कंप्लीट करा ले बच्चों। जीजल कंप्लीट करा ले, ये लिख लिया। कोई एग्जाम्पल लें, मेथॉक्सी का कोई एग्जाम्पल लें। एक दो बार ये मेंस में आया हुआ है, इस पे कोई क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छा। सवाल तो कुछ दिख ही नहीं रहा। क्वेश्चन दिख नहीं रहा, इसमें आया हुआ तो चलो इसका क्वेश्चन ढूंढ के मैं कराऊंगी, इसमें तो दिख नहीं रहा मुझे। एक बार मुझे लग रहा है 17 या 18 में इस पे आया, जीजल पे क्वेश्चन आया, दिख नहीं रहा मुझे। गार्गी का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं गार्गी का, फिर उसके बाद ईथर कंटिन्यू करते हैं। देखिए सवाल क्या है, हेलो एल्केन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन एनेंशियोमर A is +12.5 डिग्री,
राइट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ इट्स मिरर इमेज। ये नहीं आया आपको? अरे अगर एक कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन 12.5 प्लस है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी, अगर वो डी है तो वो क्या होगा, दूसरी मिरर इमेज एल हो जाएगी, अपोजिट ही तो होगी, तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन -12.5 हो जाएगा। इनेंशियोमर क्या होते हैं? जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम पढ़ते हैं उसमें इनेंशियोमर्स की क्या डेफिनेशन होती है? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यही तो बोलते हैं हम लोग। एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, यही तो बोला जाता है। और क्या होता है? यही होता है। जैसे हमने बोला पी लेटर है, इसकी अगर मिरर इमेज बनाओगे तो कैसी बनेगी? इस तरीके से बनेगी। ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख दिया जाए तो एक दूसरे को पूरे तरीके से कवर अप नहीं करेंगे। यानी इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। और एक अगर डी है तो दूसरा क्या होगा, एल है। एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस। एक का ऑप्टिकल रोटेशन अगर 12.5 दिया है प्लस में, तो उसका जो मिरर इमेज होगा उसका ऑप्टिकल रोटेशन -12.5 होगा। सीधा सवाल था ये। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 1:1 मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर एंड इट्स इमेज, इट्स मिरर इमेज। अच्छा, दोनों के ही ऑप्टिकल रोटेशन बताने हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि इसका जो मिरर इमेज बन रहा है उसका ऑप्टिकल रोटेशन बता दीजिए आप। तो अगर एक इनेंशियोमर का था, ए उसका एक इनेंशियोमर है और बी दूसरा है, ए का था +12.5, तो ये इस वाले का हो गया -12.5 डिग्री, है ना। ये तो आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि 1:1 मिक्सचर है ऑफ इनेंशियोमर। इनेंशियोमर का जब 1:1 मिक्सचर बना रहे हो, इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हो। रेसिमिक मिक्सचर हो गया 1:1 या 50:50, 50% 50% बन गया ना, तो वो बन गया अगर, तो उसका क्या होगा, वो 0 हो जाएगा ना उसका ऑप्टिकल रोटेशन। 1:1 का मतलब 50-50% मिला दिया आपने। अगर इसको 1 मिला रहे हो तो इसको 1 मिला, तो 50-50% मिला रहे हो तो इसका तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर बना दिया ना आपने। दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन पूछा है इन्होंने। है ना, इजी था ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी ऑप्टिकल रोटेशन में, कैसे रोटेशन होता है, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस। एक अगर इतना घुमा रहा है 12.5 लेफ्ट में तो एक राइट में घुमाएगा, तो प्लस माइनस ही करना था। अरे इनसे क्या दिक्कत है, किस बात की हंसी आ रही है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है ना, या सेकंड है या फोर्थ? फोर्थ पे आ गए। जीजल का एग्जाम्पल नहीं मिला, मेथड तो उतने पे खत्म हो गया। एग्जाम्पल मिला नहीं तो मैं देख के करा दूंगी, जेई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन जीजल पे। थोड़ा पहले आया है लेकिन आया है। इम्पोर्टेंट कराया जाए।
जैसे मान लो आपके पास ईथर है ROR, इसकी रिएक्शन तुम कराते हो PCl5, तो अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते थे तो क्या बनता था? अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करा देते तो क्या बनता था? RCl और HCl और POCl3। इसमें इसमें क्या बनना चाहिए आपके साथ? इसमें बनता है प्रोडक्ट RCl और POCl3। दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, RCl और POCl3। अल्कोहल से थोड़ा सा डिफरेंट है, अल्कोहल में HCl भी बन जा रहा था, इसमें दो ही प्रोडक्ट है, RCl एंड POCl। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं इन्होंने। हाँ हाँ, अलग अलग हो सकते हैं, तब फिर दो वो बनेंगे, टूटेगा ना। CH3COCl की कराते हैं अगर ईथर से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बना देंगे हम लोग एस्टर। इस रिएक्शन में बनता है एस्टर, CH3COOC2H5, ये पोर्शन जुड़ जाएगा, और ये एसोसिएट, एस्टर बनेगा। ईथर से बनाना है एस्टर, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दी, ईथर से क्या बना लिया? एस्टर। इम्पोर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, छोड़ो, छोड़ देते हैं इनको, इम्पोर्टेंट। हाँ, इस वाले से या इस वाले से अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, है ना। नहीं तो छोटा वाला जो होगा वो आपका इस पे अटैच होगा, और बड़ा वाला जो होगा वो Cl के साथ जाएगा। OCH3 लगाते हैं, एरोमेटिक ले लेते हैं, एरोमेटिक का हेलोजिनेशन करा रहे हैं ब्रोमीन के लिए, एरोमेटिक का रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से CH2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनेगा ऑर्थो एंड ब्रोमो प्रोडक्ट। सीधे सीधे क्या बना देना है? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। क्या? CH2 इज कार्बन डाइसल्फाइड, सॉल्वेंट की तरह काम। फ्रीडल क्राफ्ट भी करा सकते हैं। इस कंपाउंड को एनीसॉल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एनीसोल भी बोलते हैं कई लोग, एनीसॉल। एनीसॉल से कैसे बनाओगे, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है, CH3Cl से रिएक्शन करा दीजिए, सेम रिएक्शन है, पता ही है आपको कैसे होगी। क्या ऐड होगा? ऑर्थो और पैरा पे CH3, ऑर्थो पैरा पे CH3 ऐड करा देना, सिंपल है रिएक्शन। एल्काइल क्लोराइड की हो रही है, फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट का यही पैटर्न है।
हाँ, नंबर तो आप लोग गिनो, याद तो आपको ही करनी है ना। नंबर तो आपने ही गिनना। एसिटाइल क्लोराइड का करवा दीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइल क्लोराइड से लिखिए सारा, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन लिखिए एनीसॉल का। रिंग कहाँ है इसकी? एसिटाइल क्लोराइड का कराइए रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसी कंपाउंड का। सब लोग लिखिए अपनी कॉपी में, देखें सबको आ रहा है कि नहीं। CH3COCl से कराना है एसिटाइलेशन एनीसॉल का, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन एनीसॉल का। देखते हैं कौन लिख पाता है कौन नहीं। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, सब लोग लिखिए एसाइलेशन। एनीसॉल की रिएक्शन करा दीजिए CH3COCl से, एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस है। सब लोग प्रोडक्ट लिखिए, सबके कॉपी में चेक करती हूँ मैं। ये सब लोग दिन से फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन पढ़ा रहे हैं, ग्रुप नहीं जोड़ पा रहे हैं। पहला फिर जोड़ो, और तो पहला दोनों को जोड़ना है ना, COCH3। क्या हो रहा है? ओरिजिनल कंपाउंडिंग खत्म कर देना बच्चा। क्या है? सारांश लिखा, सारांश को तुम्हें देख बॉन्ड दिख रहा है, COCH3 कहाँ बगल में पड़ोस में चला गया? नया स्ट्रक्चर बनाओ नीचे। बॉन्ड तो दिखाओ, दूर दूर कहाँ भेज रहे हो? OCH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये वाला ग्रुप एसिटाइलेशन में इतने टाइम से बता रहे हैं, ये ग्रुप अटैच होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देखो, COCH3 अटैच होगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। ओरिजिनल जो है ग्रुप वो तो रहेगा ही रहेगा, ओरिजिनल ग्रुप को किल मत कीजिए। ओहो, क्या हो गया? हंस क्यों रहे हैं आप लोग? और इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन। बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप आ जाता है तो एसिटोफिनोन बोला जाता है। ये हो जाएगा पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एनीसॉल, ये सब बहुत
पॉपुलर कंपाउंड है, बोर्ड एग्जाम में होते ही होते हैं। कैसे बनाओगे एनीसॉल से एसीटोफिनोन? कैसे बनाओगे एनीसॉल से एसीटोफिनोन? है ना, ये सब पॉपुलर कंपाउंड है। ऐसे गड़बड़ ना करो, ऑर्थो पैरा याद करो किस तरीके से अटैच कराना है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किस रिएक्शन के रिएजेंट है? गौरांगी, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एरोमेटिक कंपाउंड में किस रिएक्शन के रिएजेंट हैं? सारांश, नाइट्रेशन के रिएजेंट है ये। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। कहां पे NO2 लगाए? नाइट्रेशन में NO2 प्लस आता है। NO2 कहां लगाए? ऑर्थो पे और पैरा पे, दो जगह लगा दो। गड़बड़ ना करिए, काम करिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। ये कंपाउंड था, ये ओरिजिनल कंपाउंड था एनीसॉल, उसको बोलते हैं नाइट्रो एनीसॉल। क्या नाम दे देते हैं? ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल और पैरा नाइट्रो एनीसॉल। ध्यान ध्यान से समझते जाइए, याद करते जाइए। अगर OCH3 ग्रुप है बेंजीन रिंग पे तो एनीसॉल, अगर COCH3 है तो एसीटोफिनोन, है ना। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तब याद होगा, नहीं तो याद कभी नहीं होगा, है ना। ऐसे सोचिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट में फिर बहुत बर्डन हो जाएगा ऑर्गेनिक का। अब समझिए बात को और काम करिए। ईथर के कुछ यूजेस हैं जो जेईई मेन से पूछे गए, बोर्ड में भी पूछे गए। एक तो परफ्यूम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? परफ्यूम्स में यूज होता है। एनेस्थेटिक एजेंट की तरह भी यूज हो रहा है भाई, बेहोश होश करने के लिए। अभी जेईई मेंस के किसी में मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था, उसमें एनेस्थेटिक एजेंट कोई ईथर दे दिया था। रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज होता है, बड़ा वाइडली यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेंट की तरह भी। और ईथर वैसे भी बहुत सारे रिएक्शन में मीडियम भी होता है ना, ड्राई ईथर यूज करते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग में। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा सारे पॉइंट्स में। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस ईथर, इसको यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जगह पे। और इसका कुछ नाम भी है, क्या नाम हो सकता है? अच्छा सा नाम है, नेटेलाइट। इसका ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम का मतलब होता है किस नाम से मार्केट में बिकेगा, ट्रेड नेम। ट्रेड नेम है इसका नेटेलाइट। नातालाइट, 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 ठीक है, नातालाइट। पहला पॉइंट पूछ चुके हैं पहले, एनेस्थेटिक, तो अब हो सकता है नातालाइट पूछ लें आपके एग्जाम, मर्जी है इनकी। ठीक है, आज की क्लास करते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए। ट्यूसडे